हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। जैसा कि आपको पता है कि 31 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपका 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन होते हैं। तो उस पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के तहत हम लोग अभी कर रहे हैं एनसीईआरटी का पूरी तरीके से कंसेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं। ईवीएस का फुल फॉर्म होता क्या है, कभी कभी अभी पूछा जाता है। तो इसका होता है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन, यही ना आपका है। गौर कीजिएगा आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण की जो पढ़ाई की शुरुआत होती है वह कक्षा 3 से होती है। तो अब सवाल उठता है कि कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में आखिर पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई होती है तो कैसे होती है। तो ये होती है गणित एवं भाषा के माध्यम से, नहीं। और पर्यावरण के अंतर्गत जो थीम्स होते हैं कितने होते हैं, 6। और सब थीम्स कितने होते हैं, सब थीम्स 2 है। और 2 जो सब थीम्स वो किसके होते हैं, तो परिवार और मित्र और भोजन, यही 2 है जिसके सब थीम्स होते हैं। तो 6 जो आपके थीम्स है, जिसमें पहला था परिवार और मित्र, उसके बाद दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा जल, 5वां यात्रा और छठा था वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए। तो आज इसके पहले वीडियो आपने जब देखा होगा तो आपको 5 चैप्टर मिला होगा, 5 जो थीम्स थे। तो आज हम लेकर आए हैं लास्ट चैप्टर जो कि है थीम्स का, जो कि पर्यावरण अध्ययन, वही से समाप्त हो जाती है अगर एनसीईआरटी की बात करें। उसके बाद हम लोग पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र की ओर बढ़ेंगे। तो छठा जो है आपका आज का क्लास भी यही है और पार्ट्स भी यही है, पार्ट 6। और 6 नंबर थीम्स है थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी हिंदी अगर देखें वस्तुएं, नहीं, करने के लिए, वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए। करेक्ट है, ये सब थीम्स है ईवीएस का। ध्यान रखिएगा, आपको ये तो पता ही है कि पर्यावरण जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे वह एनसीईआरटी हो या कोई भी हो, हम क्या करते हैं, आसपास के वातावरण से उसको जोड़ते हैं, जीवन से जोड़ते हैं और अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। और पूर्व सीखे गए ज्ञान को आने वाले ज्ञान में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको समायोजन करते हैं। करेक्ट है। अब यहां पे गौर और किया जाए, जो पर्यावरण है आपका, इसमें जो वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर भी है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर के बारे में। नहीं, विष्णु चिंचालकर जो कि कहां के रहने वाले हैं, इंदौर या मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और उन्होंने सूखे पत्ते का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे चित्र बनाए। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि सूखे पत्ते का इस्तेमाल करके जो क्या करते हैं, चित्र बनाए, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विष्णु चिंचालकर। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानकारी देता हूं आपको। विष्णु चिंचालकर के बारे में जाना जाए। विष्णु चिंचालकर रहने वाले कहां के हैं, तो रहने वाले मध्य प्रदेश के कौन से जगह, इंदौर के रहने वाले हैं। नहीं, और ये क्या है, तो सूखा पत्ता यानी सूखे पत्तों का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। याद रखिएगा, सूखे पत्ते को इस्तेमाल करके चित्र बनाने का काम जो किए विष्णु चिंचालकर। और दूसरा पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि वैसे दिव्यांग बच्चे जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, दृष्टि बाधित होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन
जिसका नाम था लुई ब्रेल। उनकी मदद किया, उनके लिए सोचा और एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम था ब्रेल लिपि। आइए ब्रेल लिपि के बारे में जाने। पहले ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने विकसित की और ये फ्रांस देश के रहने वाले थे। इसका विकास कौन किया? लुई ब्रेल ने किए। कहां के रहने वाले थे लुई ब्रेल? फ्रांस के रहने वाले थे। और ये क्या है? तो अंधे लोगों को पढ़ने का क्या था? एक यंत्र था। नहीं, इसमें क्या होता है? मोटे कागज का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि में क्या किया जाता है? मोटे कागज का प्रयोग किया जाता है और एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। और ब्रेल कागज पर क्या लिखा है जानने के लिए ब्रेल कागज पर आपको क्या करना पड़ता है? हाथ को फेरना पड़ता है। नहीं, हाथ फेरकर पढ़ाई की जाती है। और इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं और इन बिंदुओं के उभरे होने के कारण छू कर पढ़ाई की जाती है। ध्यान रखिएगा, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है? 6 बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर का प्रयोग करके भी लिखा जाता है। पहले, अब तो लोग क्या करता है? ब्रेल लिपि का उपयोग अब किसे कर लेते हैं? कंप्यूटर से भी कर लेते हैं। उसमें भी रहता है, आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रेल लिपि के बारे में जानकारी। एक बार फिर से जान लिया जाए। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने विकसित किया था और ये फ्रांस के रहने वाले थे। और यह लिपि अंधे लोगों को पढ़ने का खास तरीका बनाया गया। इस पर नहीं, मोटे कागज का प्रयोग किया जाता है। मोटे कागज पर क्या होता है? तो उस पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है और ब्रेल कागज पर लिखा गया है। यह जानने के लिए ब्रेल कागज पर यानी क्या लिखा उस कागज पर, उसको जानने के लिए क्या करते हैं? हाथ को उस पर फेरते हैं और पढ़ाई की जाते हैं। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं और टोटल बिंदु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इन बिंदु के उभरे होने के कारण छू कर पढ़ाई की जाती है। लेकिन आजकल लोग ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर का प्रयोग करके भी सीख लेते हैं या लिख लेते हैं। तो अब सीधे हम लोग चलेंगे, कहाँ चलने का मन कर रहा है? तो मधुमक्खी। और पूरे भारतवर्ष में जो सबसे फेमस है मधुमक्खी पालन के लिए, नहीं, कहाँ पे? तो जहाँ पे लीची ज़्यादा होगा, यानी मुजफ्फरपुर। नहीं, तो सबसे पहले अब जानते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी की छाता की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें एक रानी मक्खी होती है। नहीं, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता, नहीं, बहुत सारे मजदूर और उसमें बहुत सारे सेनाएं मौजूद होती है। तो मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी पाई जाती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी पाई जाती है और यह रानी मक्खी ही अंडे देती है, यानी इसके बाद जो होती है वो सब नहीं देती है। इसके अलावा छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी पाई जाती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी पाई जाती है। मक्खियां पूरा दिन काम करती है। जब किसी मक्खी को रस का पता चल जाता है कि कहाँ है, तो दूसरी मक्खियों को भी सूचना देने के लिए वो एक प्रकार का नाच करने लगती है। नहीं, और इससे दूसरे मक्खियों को भी रस का पता चल जाता है और इसी रस का प्रयोग करके शहद बनाती है। इसके अलावा ये मक्खियां छत्ता बनाने और बच्चा को पालने का भी काम करती है। यदि शहद न हो तो छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी मर जाएगी। नर मक्खी छत्ते के लिए इतना काम नहीं करती जितना कि रानी मक्खी करती है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चीनी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, यानी एक चीज मधुमक्खी के बारे में जानिएगा कि हर छत्ते में कौन पाई जाती है? एक रानी मक्खी, जो कि अंडे देने का काम करती है, बच्चे को सेने का काम करती है। और मधुमक्खी का छाता भी कौन बनाती है? यही बनाती है रानी मधुमक्खी। अब आइए, आप सभी को पता कि गांधीधाम, अहमदाबाद और
वलसाड ये जगह कहाँ पे है? गुजरात में है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड। कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में स्थित है। कोझिकोड केरल में स्थित है। उडुपी, उडुपी कर्नाटक में है। कोट्टायम कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, तो कोट्टायम कहाँ पे है? केरल। कोट्टायम, क से कोट्टायम और क से केरल, और क से कोझिकोड और क से केरल। और उडुपी जो है, उडुपी वह कहाँ पे है? कर्नाटक। तो अब मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले बार, जो मिजोरम वाला क्वेश्चन था, नहीं कि मिजोरम में भाषा जो बोली जाती है चेराव जनजाति, नहीं चेराव जनजाति। तो आज हम लोग जहां बोली जाती है भाषा, यानी किस जगह की भाषा कौन है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए, भाषा और जहां बोली जाती है उसका राज्य। जैसे कुडुक भाषा, कुडुक जो है, कुडुक ये झारखंड, झारखंड की भाषा यहां पे बोली जाती है, झारखंड कुडुक। कोंकणी, तो कोंकणी जो बोली जाती है गोवा में बोली जाती है, कोंकणी। गुजराती, ये तो याद हो जाएगा एक बार में, गुजराती तो गुजरात। कन्नड़, क से कन्नड़ और क से कर्नाटक, कर्नाटक। और मराठी महाराष्ट्र। उसके बाद मलयालम, मलयालम ये कहाँ की बोली है? तो केरल की बोली है। तो याद रखिएगा, याद करना क्या है, कुडुक एक झारखंड का, कोंकणी गोवा का, कन्नड़ मराठी और मलयालम केरल का, यही है ना आपका। कुडुक, कुडुक याद कर लीजिएगा झारखंड। ऐसे भी वहां कुदुक कुदुक के डांस करता है लोग, कुडुक नहीं। और कोंकणी तो गोवा, कोंकणी गोवा, मलयालम केरल। और तो याद हो ही जाएगा आपको, क से कन्नड़, क से कर्नाटक, गु से गुजराती, गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में। उसके बाद एक चीज आपने अभी देखा, उसको भी देख लिया जाए। गांधीधाम, वलसाड और अहमदाबाद, ये सब कहां पे है? सभी गुजरात में स्थित है। उसके बाद कोझिकोड, कोझिकोड केरल में है। कुडुक याद रखिए, कुडुक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, झारखंड कुडुक। कोझिकोड केरल। उडुपी, उडुपी जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है उडुपी। ठीक है, अब आइए कुछ टिकट के बारे में जानते हैं। नहीं, टिकट जिससे हम लोग यात्रा करते हैं। अब एक टिकट जब आप देखते होंगे तो आपको टिकट पर क्या विवरण मिलता है? तो याद रखिएगा, उसमें व्यक्ति के नाम नहीं लिखा रहता है, नहीं, बस यही कंफ्यूजन करता है आपको। टिकट पर एक आरक्षित रेल टिकट से हमें ट्रेन का क्या पता चलता है? आरक्षित टिकट है अगर, आरक्षित रिजर्वेशन वाला, तो आरक्षित टिकट से हमें जानकारी जो मिलती है, ट्रेन का नंबर पता चल जाता है, सफर शुरू होने का क्या पता चल जाता है? तारीख पता चल जाता है। बैठने का कौन सा बर्थ है वो पता चल जाएगा। बर्थ एवं डिब्बे का नंबर आपको पता चल जाएगा, डिब्बे का नंबर भी लिखा रहता है। उसके बाद किराया लिखा रहता है। उसके बाद दूरी लिखा रहता है। दूरी किस में रहती है लिखी हुई? किलोमीटर में लिखी रहती है। लिंग लिखा रहता है, आयु लिखा रहता है, नहीं, और आजकल तो नाम भी लिखा रहता है, नाम भी लिखा रहता है। और जिस स्टेशन पर पहुंचना है वहाँ का भी लिखा रहता है। तो याद रखिएगा, जनरल टिकट होते हैं तो उस पर तो नाम नहीं रहता है, नहीं, जो आप सामान्य गाड़ी से यात्रा करते हैं तो उस पर नाम नहीं रहता, लेकिन जब आरक्षित टिकट लेते हैं तो उस पर नाम
लिखा रहता है आपका। ठीक, तो इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। और अब चलते हम लोग सीधा उत्तराखंड, जिसको फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा फूल होते हैं वहां पे लगे हुए, दूर दूर तक नहीं। यानी उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पाई जाती है जहां चारों तरफ क्या होते हैं? फूल ही फूल होते हैं, इसीलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। तो सब कुछ अब जान ही लिए तो बिहार भी चलिए। बिहार का सबसे फेमस मधुबनी पेंटिंग्स, जो कि पूरा विश्व प्रसिद्ध है नहीं। तो मधुबनी चलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं, और लगातार ईवीएस का रिवाइज कीजिए। ये एक तरीके से बिल्कुल फ्री का नंबर है, एक तरीके से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से बना भी लेंगे नहीं। आपके ईवीएस में 30 में 26 नंबर तक आसानी से लाई जा सकते, क्योंकि पेडागोगी आप वही सीडीपी जैसा, हिंदी जैसा, संस्कृत जैसा सब बिल्कुल सेम है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसे स्क्रीन से हटा दूं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको चलते हैं लेकर बिहार। बिहार की राजधानी पटना, बदनामी में भी फर्स्ट नंबर, नाम में भी फर्स्ट नंबर। तो आइए चलते हैं मधुबनी। सबसे जो नामी है मधुबनी का, यानी बिहार जो है मधुबनी पेंटिंग्स के लिए काफी जानते भी हो कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। तो आइए, सबसे ज्यादा अशिक्षित महिला ना, निरक्षरता बिहार, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में बिहार, सबसे ज्यादा पुरुष निरक्षरता बिहार, सबसे ज्यादा नहीं महिला निरक्षरता बिहार। लेकिन इतना भी मत सोचे कि सब में पिछड़े हुए हम लोग, कुछ क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, ठीक है। जैसे गंगा का शुद्ध पानी हम लोग ही दर्शन करते हैं नहीं उसके बाद और ध्यान दीजिए, क्योंकि पटना जो है आपका वह गंगा नदी के किनार पर ही बसा हुआ, जिसको लोग बड़े धूमधाम से देखते ही नहीं है, पूजा भी करते हैं। और सोनपुर यहीं का नाम ही है, विश्व प्रसिद्ध पशुओं का मेला। इसलिए मत सोचिए कि बिहार पिछड़ा हुआ है। और लीची के लिए भी बिहार, मुजफ्फरपुर, केला के लिए भी फेमस हाजीपुर नहीं, और मधुबनी जो सबसे आगे बिहार। तो आइए देखते हैं, किसी को हंसना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, मधुबनी क्या है? बिहार की एक बहुत पुरानी चित्रकला है। मधुबनी क्या है? बिहार की एक बहुत पुरानी चित्रकला है। तो आप लोग चलिए सीधा आप कहां पे, पहले मधुबनी चलते। मधुबनी है कहां पे? बिहार। तो मधुबनी जो है आपका वह कहां पे है? बिहार में स्थित है। तो आइए मधुबनी में बिहार, आप जैसा पता है कि बिहार एक बहुत ही पुरानी चित्रकला है। बिहार के कहां पे? मधुबनी जिला में। तो बिहार के मधुबनी जिले में पीसे हुए चावल, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मधुबनी पेंटिंग जो है सो क्या होता है? पीसा हुआ चावल के घोल के रंग बनाया जाता है। घोल के कौन चीज बनाया जाता है? रंग, ठीक है। और इस घोल से त्योहार और खुशी के मौकों पर दीवारों और आंगन में, कहां पे? दीवार और आंगन में इन चित्रों की चित्रकारी की जाती है। और इनमें प्रयोग होने वाले रंग जो होते हैं विशेष प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? इन रंगों को कौन कौन से होते हैं? नील, हल्दी नहीं, फूल पेड़ो, पेड़ा खाए वाला नहीं, ये पेड़ पौधा, पेड़ों के रंग के द्वारा बनाया जाता है, के रंग से बनाया जाता है। तो बस याद रखिएगा कि जो मधुबनी पेंटिंग्स है बिहार के मधुबनी जिला में स्थित है, यह एक ऐसी चित्रकारी है जिसमें पीसा हुआ चावल के घोल के रंग और नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग से रंग तैयार किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह जो चित्र बनता है इस चित्र में किसका रहता है? तो अक्सर देखिएगा इंसान का, इंसान मतलब मानव का, और जानवर का तस्वीर, पेड़ का और
फूल, ये सब जो है चित्रकारी की जाती है। और क्या रहता है? पंछी, पंछी भी रहते हैं, मछलियां भी रहती है तथा अन्य जीव जंतु, और बहुत सारे जीव जंतुओं का भी तस्वीर बनाया जाता है। इस जिले के नाम पर इस चित्रकला का नाम क्या पड़ा? मधुबनी पड़ा। तो ये था मधुबनी के बारे में जानकारी। करेक्ट, एक बार फिर से सुन लिया जाए। मधुबनी चित्रकारी काफी नामी है। मधुबनी बिहार की एक बहुत पुरानी चित्रकला है। बिहार के मधुबनी जिले में पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर इस घोल को त्योहारों और खुशी के मौकों पर दीवारों और आंगन में इन चित्रों की चित्रकारी की जाती है। इसमें प्रयोग होने वाले रंग विशेष प्रकार के होते हैं और इन रंगों को नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग द्वारा बनाया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और जीव जंतुओं की चित्रकारी की जाती है। और मधुबनी जिला के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? मधुबनी पड़ा। अब हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, जो कि काफी विख्यात है। विख्यात है कि प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है कौन चीज के लिए? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला खासकर तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए। परंतु इसके अलावा यहाँ गुलाब जल और केवड़ा भी बनाया जाता है और इन सबको बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, इत्र बनाने के लिए फेमस जगह कौन सा है? तो यूपी का कन्नौज। यूपी का कन्नौज जो है वह प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? इत्र बनाने के लिए। गाजी खान, यह जगह पहले भारत में स्थित था, परंतु भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह पाकिस्तान में स्थित है। यदि हम लकड़ी के फट्टों से छत या दीवारें बनाते हैं तो उन्हें दीमक से बचाने के लिए उनमें नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं ना? यानी यदि हम लकड़ी के फट्टों से छत या दीवार बनाना चाहते हैं तो उन्हें दीमक से अगर बचाना है तो उनमें क्या लगा दीजिएगा? नीम और कीकर की लकड़ी लगाइएगा। अगला है कर्नाटक के बेलवनिका गांव, बहुत बेहतरीन है। कर्नाटक के बेलवनिका गांव में खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्याज को पौधों से अलग करने के लिए इलीगे नामक औजार का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ खेत में बैल जिस यंत्र को खींचते हैं उसे कुरीगे कहा जाता है, कुरीगे। कर्नाटक के होलगुंडी गांव, चलिए कर्नाटक के होलगुंडी ना गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हम लोग भीमा संघ कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी होते हैं। जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि बड़े जब बैठे रहते हैं तो बच्चे वहां से भगा देते हैं, हट भाग ना। लेकिन कर्नाटक के जब होलगुंडी गांव में जाइएगा, होलगुंडी ये है कहां का गांव? कर्नाटक का होलगुंडी गांव। एक खास तरह की यहां पे पंचायत लगती है जिस पंचायत का नाम क्या है? भीमा संघ। इसमें खासियत क्या है? तो बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल होते हैं और वह भी सुनते हैं नहीं और अपना विचार पेश करते हैं। उसके बाद बिहू का नाम तो आप लोग सुनेंगे ही होंगे, जो कि कहां का पर्व है? असम का। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। किसके? चावल का फसल जब कट जाता है तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? बिहू। और माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाते हैं। माघ बिहू कब मनाते हैं? 14-15 जनवरी को माघ बिहू 14-15 जनवरी को मनाया जाता माघ बिहू। नहीं, असम के कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा तथा द्वितीया तिथि को, याद रखिएगा, असम का जो कैलेंडर है उसमें 10वें महीने माघ की प्रथमा तथा द्वितीया तिथि को मनाते हैं। बिहू से पहले दिन को उरुका कहा जाता है। याद रखिएगा, जब आप बिहू मनाते उसके एक दिन पहले जो होता है -1, उसको कहा जाता है उरुका। उरुका। जैसे दिवाली से पहले आप छोटी दिवाली मनाते हैं ना,
तो उसी यहाँ पे बिहू के एक दिन पहले को उरुका कहा जाता है। बांस और घास से भेला घर बनाया जाता है। यह अस्थायी शेड यानी छप्पर की तरह होता है। बोरा और चेबा असम की खास प्रकार की चावल की किस्म, बोरा और चेबा। बोरा चावल पकाने के बाद चिपचिपे से लगते हैं। बोरा चावल से पीठा बनाया जाता है, जहां वहां की विशेष प्रकार का भोज है। चेबा चावल को पकाने के लिए जिस कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे ताव कहते हैं, और उसमें चावल पकाते समय उसे केले के पत्तों से ढका जाता है। औरत पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती है। उनके वस्त्रों का रंग पीला होता है। ढोल बजाकर गीत गाकर सभी मस्ती में झूमते हैं और सभी को केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है। रात भर सभी भेला घर में ही रहते हैं। अगले दिन उठकर भेला घर और मेजी दोनों को जलाया जाता है। भात सुक्तो यानी चावल और रसे वाली सब्जी, लूची और छोला दाल ये असम के व्यंजन है। अब आइए अगला, जिन बच्चों को हमारे देश में भरपेट खाना नहीं मिलता और जो खाली पेट ही स्कूल आ जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम बनाई गई। याद रखिएगा, जिन बच्चों को हमारे देश में भरपेट खाना नहीं मिलता है और जो खाली पेट ही स्कूल आ जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम बनाई गई, जिसका उद्देश्य है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ और गर्म खाना दिया जाना। आंध्र प्रदेश में 2 तरह की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली, कलमकारी। याद रखिएगा, पोचमपल्ली, कलमकारी। पोचमपल्ली एवं कलमकारी, ये 2 साड़ियाँ हैं जो प्रसिद्ध है कहाँ के? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कलमकारी, ये 2 साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अब चलिए एक के बाद ले चलते हैं आपको अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाकों में ही पड़ते हैं। यहाँ रेत ही रेत पाए जाते हैं, वह भी अलग अलग रंगों में, जैसे सफ़ेद, भूरा, पीला, लाल या काला। यहाँ रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं, इन्हें रेत के टीले कहा जाता है। अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। ये सब देगा पॉइंट कि पानी से भी सस्ता है। तो कौन है अबू धाबी में? कौन बिकता है? पेट्रोल। यहाँ की भाषा अरबी है और यहाँ पाए जाने वाले रुपए को क्या कहा जाता है? दिरहम कहा जाता है। इन रुपए पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा पाया जाता है। जहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते। हर जगह एयर कंडीशनर लगे होते हैं। गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ के लोग ढीले ढाले और सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और अपने आप को तेज धूप से बचाने के लिए पूरे शरीर और सिर को क्या करके रखते हैं? ढक कर रखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अबू धाबी के बारे में हम स्क्रीन पे कुछ जानकारियाँ पेश करते हैं। तो आइए एक बार फिर से, अबू धाबी, मुद्रा दिरहम। तो अबू धाबी जो है, अबू धाबी सबसे पहले रेगिस्तानी इलाका है। इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाका में पड़ते हैं। यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है, वो अभी अलग अलग रंगों, जैसे सफ़ेद, भूरा, पीला, लाल या काला। यहाँ रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ रेत को क्या कहा जाता है? रेत के टीले कहा जाता है। नहीं, अबू धाबी में पेट्रोल, यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। अबू धाबी में पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है, पानी से भी सस्ता मौजूद है। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ की जो भाषा है अबू धाबी की, वह भाषा है अरबी भाषा बोली जाती है। अरबी भाषा बोली जाती है। और यहाँ के जो रुपए हैं, या जिसको आप मुद्रा कहते हैं, ये मुद्रा जो यहाँ का वो है आपका दिरहम। दिरहम, मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। और यहाँ पर इन रुपयों पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा पाया जाता है। यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, यहाँ के लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते। खिड़कियाँ यहाँ के लोग नहीं खोलते, तो कैसे रहते हैं?
एयर कंडीशनर में हमेशा रहते हैं, ठीक है। और गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ के लोग जो वस्त्र पहनते हैं वह कैसे पहनते हैं, ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। दिरहम। वहीदा प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया जाए। वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर है और यह भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज पर डॉक्टर है। पूरी परेड की कमान संभालने वाली ये पहली महिला है। एक कमांड में कितने लोग रहते हैं, 36 लोग रहते हैं, नहीं, और उसको संभाली थी वहीदा प्रिज्म। क्या थी, तो वहीदा प्रिज्म जो है वह लेफ्टिनेंट कमांडर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर क्या है, डॉक्टर है। पूरी परेड की कमान, पूरी परेड की कमान ये पहली महिला बनी जिसने संभाली थी। उसके बाद जब नौसेना की परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ी चला करती है और पूरे परेड में 36 निर्देश देने आवश्यक है। इतने जोर से निर्देश देने पड़ते हैं ताकि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोगों को भी सुनाई दे और जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे उन्हें भी सुनाई देना चाहिए। और वह काम की थी वहीदा प्रिज्म। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके और आम आदमी भी उसमें जा न सके। सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। जो सपेरों की जाति के लोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कालबेलिया। और ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। नाग गुम्फन, इस डिजाइन का प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवारों की सजावट करने के लिए किया जाता है। किसका, नाग गुम्फन। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल को छोड़कर बाकी के तीनों बाजों को बनाने के लिए सूखी लौकी का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, ढोल को छोड़ दीजिए, बीन, तुम्बा और खंजरी, इसको बनाने के लिए सूखी लौकी माने कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वह कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। और राजस्थान जो है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में या जिले में घाना नेशनल पार्क है। घाना नेशनल पार्क है। उसके बाद सपेरों के जातियों के लोगों को क्या कहा जाता है, जाति के लोगों को काल बेलिया कहा जाता है। ये अपनी बेटी के शादी में क्या देते हैं, दहेज के रूप में सांपों को भेंट करते। नाग गुम्फन, नाग गुम्फन ये क्या है, ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवारों की सजावट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद बीन, तुम्बा, खंजरी, बीन,
तुम्बा और खंजरी, ये किसका बना होता है? सूखी लौकी का बना होता है। और सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा होता है? सबसे ज़्यादा अगर चावल की बात करें तो उड़ीसा के कालहंडी जिला, उड़ीसा के जो कालहंडी जिला है, नहीं, सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है। अब हमें अपने घर के चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखें उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, दूध को उबाल कर खराब होने से बचाया जा सकता है। पके हुए चावल बच जाए तो उन्हें फेंके नहीं, क्या करें? सुरक्षित रखने के लिए कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दें। यदि हरा धनिया को कई दिनों तक सुरक्षित रखना है तो गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। प्याज लहसुन को खराब होने से बचाने के लिए नमी से बचाकर खुले में रखना चाहिए। और आम को जाड़े के लिए सुरक्षित रखने के लिए आम का अचार और आम का पापड़ बनाया जाता है। इस तरह इन उपायों से हम चीज़ों को 2 दिन तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से, दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? उबाल कर। अरे कुछ लोग तो 1-1 सप्ताह तक दूध को रख लेते हैं। नहीं, क्या करते हैं? उसको बढ़िया से उबाल देते हैं, फिर सुबह में एक बार उबाल दिए, फिर एक उबाल दिए। नहीं, ऐसा करते हैं। पके चावल को अगर सुरक्षित रखना है तो क्या कीजिएगा? तो इसके लिए कटोरे में एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखें। कटोरे में डाल दीजिए चावल को और पानी के बर्तन में उसको क्या कर दीजिए? रख दीजिए। हरा धनिया को अगर सुरक्षित रखना है तो हरा धनिया को कैसे सुरक्षित रखिएगा? गीले कपड़े में लपेट दीजिए, गीले कपड़े में लपेट कर रखिए। प्याज और लहसुन को कैसे रखिएगा? अगर आपके पास प्याज और लहसुन है तो कैसे बचाइएगा? नमी से बचाकर, नमी से बचाकर खुले में रखना चाहिए। और आम को अगर सुरक्षित रखना है तो आम पापड़ बना लीजिए। नहीं, और अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्या कर देना चाहिए? सही ढंग से सुखा देना चाहिए ताकि शीशी की नमी खत्म हो जाए, क्योंकि यदि शीशी में थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक अलग किस्म का बीज देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोप से जब उस बीज को देखा तो पाया कि उस बीज में छोटे छोटे हुक है और इन हुकों की सहायता से ही बीज कपड़े पर अटक जाते हैं। इन्हीं बीजों से मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया सूझा और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाते हैं और जब उसे खोलते हैं तो खोलने पर चर चर की आवाज़ होने लगती है। और इनका इस्तेमाल बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे आदि बनाने में किया जाता है। इन बीजों को घुमक्कर बीज कहते हैं। ये किसी के भी साथ चिपक जाते हैं। और अलबरूनी उज्बेकिस्तान, कहाँ के? उज्बेकिस्तान का यात्री था जो भारत में आया था। और अलबरूनी ने इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो खासकर उनके देश में नहीं पाई जाती थी और हमारे देश में थी। अलबरूनी ने भारत में पाए जाने वाले तालाबों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि तालाबों के चारों तरफ जो चबूतरे बने हैं
उन्हें बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंड और सरियों के साथ जोड़कर बनाया गया है। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है और लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते भी अलग अलग बने हुए। इस तरह उन्होंने तालाबों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। नहीं, अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे। बस याद रखिएगा कि अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी है। तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। आज से 15 से 20 साल पहले तक कुओं में पानी पाया जाता था, लेकिन अब कुएं बिल्कुल सूख गए। इसके कारण क्या है? अधिकतर जगह पर लोग मोटर लगाकर जमीन से पानी निकालने लगे हैं। दूसरा, पहले तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब तो तालाब कहीं देखने को ही नहीं मिलता। अब हर जगह पेड़ों के आसपास और पार्क वगैरह में जमीन को सीमेंट से पक्का किया जाता है। 3 चीज रखिएगा याद। एक तो मोटर लगा के पानी निकाल लेता है, दूसरा जमीन को सीमेंट से पक्का कर देता है, दूरबों को पक्का कर देता है ना। सड़क तो पक्का रहबे करता है और दूरा को भी पक्का कर देता है, ओरियानी भी नहीं चुने देता है। नहीं तो अब जमीन का लेयर क्या हो जाता है? कट जाता है, जिसके कारण पानी अंदर जा नहीं पाती है। तरुण भारत संघ, बेहतरीन सवाल। तरुण भारत संघ क्या है? एक ऐसी संस्था है जो पुराने तालाबों की मरम्मत करवाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अलबरूनी के बारे में जाने। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। नहीं, उसके बाद तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ क्या है? तो एक ऐसी संस्था है जो पुराने तालाबों को क्या करती है? मरम्मत करवाते हैं। करेक्ट। राजस्थान के अलवर जिले के गांव में पानी की बहुत ज्यादा तंगी थी। कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता था। दडकी माई उस गांव की पहली महिला थी जिसने तरुण भारत संघ से तालाब बनवाने के लिए पहल की। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलने वाला बुखार है। इस बुखार की पहचान होती है कि इंसान को ठंड लगती है, कपकपी के साथ बुखार चढ़ता है। इसके अलावा खून की जांच कराने पर खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं। मलेरिया की दवाई सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है और यह दवाई बहुत क्या होती है? कड़वी होती है। तो मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। बुखार की पहचान कैसे होगा? इंसान को क्या होगा? इंसान को ठंड और कपकपी के साथ क्या होगा? बुखार भी चढ़ जाएगा। नहीं, और खून की जांच करवाइएगा तो क्या होगा? मलेरिया के जीवाणु मिलेगा। अब मलेरिया की दवाई किससे बनती है? मलेरिया की जो दवाई होती है सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है और यह दवाई जो होती है बड़ी कड़वी होती है। ठीक है। यदि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? अनीमिया रोग हो जाता है। और आयरन को अगर दूर करना चाहते हो तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12 से
16 इकाई होती है। क्या क्या खाइएगा आप लोग? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी खाइए। नहीं तो ध्यान रखिए। अब आगे का क्लास अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लगातार अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर बनाना ना भूलें। आप पूरे बना लीजिएगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।